अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का आज चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास लॉजिक। कि लॉजिक क्या होता है बच्चे, आज हमारा ये टॉपिक है। बच्चे हमारे पास जो लॉजिक है इसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं मंतक। क्या कहते हैं? मंतक। यानी कि कोई ऐसी बात हमारे बात सामने बैठ के कर दिए कि हमें वो सोचने के ऊपर मजबूर कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? मंतक कहेंगे। अब यहाँ बच्चे बुक के अंदर जो आपकी प्रॉपर लॉजिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन में लिखा बच्चे उसने कि लॉजिक इज द सिस्टमैटिक मेथड। यहाँ पे बच्चे उसने कहा कि लॉजिक एक ऐसा सिस्टमैटिक सिस्टम से निकला है। हम सिस्टम निजाम को कहते हैं। कहते हैं एक ऐसा निजाम, मेथड, तरीकाकार है, ठीक है, ऑफ रीजनिंग, सोचने का। कहता है लॉजिक हमारे पास बच्चे सोचने का एक ऐसा तरीकाकार है दैट इनेबल, जो हमें इस काबिल बनाता है, दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्रेट, ताकि हम क्या कर सकें? नताइज को अखज कर सके। इंटरप्रेट का मतलब बच्चे यहाँ पे होता है अखज करना, यानी कि हम जो कोई बात हमारे सामने करें, हम उसकी बातों से उसको जज करें कि आया कि ये बात हमें ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा। ठीक है, नताइज अखज करने किसके? द मीनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। आपके पास जो स्टेटमेंट कहते हैं बयानात को, यानी कि कोई बयान आपके सामने कोई बात कर रहे हैं, उनके मतलब को आपने क्या करना है? उसके नताइज को अखज करना है। एग्जामिन देयर ट्रुथ, आपने क्या करना है? एग्जामिन, तज्जिया करना है बच्चे, आपने उसका रिजल्ट निकालना है कि क्या वो उसकी बात जो है वो सही है, सच्ची है, ट्रुथ सच्ची है। एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, और नई मालूमात को आपने क्या करना है? डिड्यूस करना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जो आपके पास पुरानी बातें हैं, यानी कि जो आपके सामने किसी ने बातें की हैं, उनकी मदद से आपने क्या करना है? नए डेटा को, नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। तो यहां बच्चे लॉजिक का मतलब यहां पे फिर क्या हुआ कि लॉजिक एक ऐसा निजाम या तरीकाकार है जो हमें सोचने के ऊपर मजबूर करता है और इस काबिल बनाता है कि हमारे सामने जो कोई चीज या कोई बयान हमारे सामने हुआ है, हम क्या कर सके? एग्जामिन कर सके, यानी कि हम उसका कोई नतीजा निकाल सके कि वो उसके अंदर कितनी सच्चाई है। तो ये बच्चे हमारे पास क्या कहलाएगा? लॉजिक कहलाएगा। अभी बच्चे यहां पे हमने बात की थी स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट यानी कि बयान क्या होता है, तो नीचे बच्चे हम उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन बच्चे हमने यहां पे लिखी है कि अ सेंटेंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेंटेंस बच्चे हम कहते हैं कि किसी जुमले को, आर मैथमेटिकल कहते हैं हम रियाजी, और एक्सप्रेशन कहते हैं किसी चीज का इजहार करना। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा जुमला या रियाजी के अंदर किसी चीज का इजहार जो क्या करे, विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जो हमें ये बताए कि ये आपके पास सच है या फिर झूठ है। यानी कि विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन एट अ टाइम दोनों बातें नहीं हो सकती। इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, इस चीज को हम क्या कहते हैं? बयान कहते हैं। बच्चे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कोई बात करें, मैंने ये कहा कि अली स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो बात की है, मॉर्निंग का वक्त है, स्कूल के लिए अली निकल गया, तो ये बात हमारे पास क्या है? सच्ची है। तो उसी टाइम मैं ये कह दूं कि अली आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहां पे तो बच्चे ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब नहीं जा रहा का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि अली स्कूल जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा, बट नॉट बोथ का बच्चे यहाँ पे यही मतलब है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बच्चे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिखी हैं स्टेटमेंट की, जो यहाँ पे ट्रू भी हैं और फॉल्स भी हैं। सबसे पहले देखें कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट आर ऑल ट्रू। ये मैंने जो बच्चे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ट्रू हैं। अब चेक करते हैं। देखें बच्चे आपके पास पहली एग्जांपल है 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। क्यू प्राइम है ना, क्यू प्राइम का मतलब है इर्रेशनल नंबर। अब देखें बच्चे कि 22/7 हमने तो पढ़ा है कि जो 22/7 है इसे हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकें, वो हमारे पास कौन से नंबर बन जाते हैं? रैशनल नंबर बन जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि डज नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, तो उसने डज नॉट बिलोंग्स टू कह दिया और इधर इर्रेशनल नंबर कह दिया, तो इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, आपके पास सेकंड क्या है? द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज एन इवन इंटीजर। वो कहता है कि अगर आप क्या करें, दो इंटीजर्स जो आपके पास क्या है? ऑड शक्ल में है, उनका मजमूआ आपके पास हमेशा क्या आता है? इवन इंटीजर आता है। तो बच्चे ये भी बात बिल्कुल सच है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे इसकी मिसाल लिखूं कि मेरे पास एक 3 क्या है? ऑड नंबर है, और मैं यहां पे ले लूं कि मेरे पास एक 5 जो है ये भी ऑड नंबर है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर लूं तो 5 + 3 बच्चे आपके पास क्या होता है? 8 होता है। तो 8 तो बच्चे आपके पास यहां पे क्या है? इवन इंटीजर है। तो इस तरह से बच्चे आपके पास ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। लास्ट में बच्चे उसने थर्ड एग्जांपल लिखी है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बच्चे आपके पास जो सर्कमफेरेंस होता है ना सर्कल का, वो 2πr होता है। कितना होता है? 2πr। तो उसने बच्चे हमें यही बताया था, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r, अगर उसका दाज क्या हो जाए? r हो जाए, वो फिर आपके पास क्या होता है? सर्कमफेरेंस
2 पाई आर होता है। तो ये बच्चे कुछ एग्जांपल थी आपके पास, स्टेटमेंट थी जो क्या थी, सारी की सारी ट्रू थी। अब बच्चे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं दैट आर ऑल फॉल्स, जो सारी की सारी यहाँ पे फॉल्स की एग्जांपल लिखी हुई है। तो बच्चे पहले आपके पास एग्जांपल है 3 + 4 विच इज इक्वल टू 8। हमें तो देखते ही बच्चे समझ आ गई कि 3 + 4 तो 7 होता है। ये हमें इसने आंसर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट उसने कहा कि z इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। तो बच्चे देखते ही हमें ये पता चल गया कि z तो सबसेट हो ही नहीं सकता होल नंबर का, क्योंकि z तो बड़ा सेट है और होल नंबर का सेट क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि हमने तो बच्चे ये पढ़ा था कि आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर जो है ये सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। हमने तो बच्चे ये वाली कंडीशन पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे तो उसने देखे कि इसका उलट करके हमें दे दिया, तो इसका मतलब ये आपके पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे बच्चे थर्ड एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर्स आर फाइनाइट। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास उसने एक और बात जो हमें बताई कि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि जो z वाला सेट है वो फाइनाइट है। बच्चे ये तो फाइनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से वैल्यू शुरू होती है ना, +-1 +-2 +-3, ये वैल्यू तो सो ऑन चलती रहती है। हमारे पास ये सेट फिर फाइनाइट नहीं है, ये हमारे पास सेट इनफाइनाइट है। अब यहाँ उसने फाइनाइट लिखा, स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, ये फॉल्स हो गई। अब लास्ट एग्जांपल में देखिए उसने बच्चे हमें वैल्यू दी है 1 2 3 4, एक सेट दिया है, उसका इंटरसेक्शन कहते हैं लेना है -1 -2 -3 और -4 के साथ। बच्चे यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आपके पास गिवन है सेट के अंदर और ये वाली वैल्यू जो गिवन है सेट के अंदर, इनका इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ जाए। तो बच्चे हमने तो यहाँ पे देखा कि दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट ही कोई नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सेट का जवाब आएगा वो 5 सेट आएगा। लेकिन उसने कहा कि ये इक्वल है 1 2 3 4 के, यही वाला सेट उठा के उसने बच्चे यहाँ पे राइट कर दिया। ये तो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स बन गई। तो ये बच्चे एग्जांपल किसकी है, फॉल्स के, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट आर ऑल फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल है, ये बच्चे सारी की सारी ट्रू स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। अभी हमने बच्चे लॉजिक के बारे में डिस्कस किया और स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि हमने जो मंतक की बात की है अब उनको हम ऑपरेटर्स की शक्ल में बच्चे कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अब हम बच्चे उन्हें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सिंबल्स को राइट करना है बच्चे, ये मैंने पोर्शन छोड़ा है, मैंने हाउ टू रीड वाली लाइंस को यहाँ पे लिखा है ताकि मैं यहाँ से देके आपको बता सकूं कि हमने इस वैल्यूज को सिंबॉलिकली कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे आपके पास उसने साइन लिखी है नॉट की। नॉट का मतलब बच्चे आपके पास जो होता है ये अलिफ मद्दा टाइप है ना, ये वाली वैल्यू लिखी जाती है। इससे हम यहाँ पे निगेशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे हम निगेशन पढ़ते हैं या फिर हम इसे नॉट पढ़ते होते हैं। अब उसके बाद बच्चे आपके पास वैल्यू है एंड। एंड आपके पास बच्चे जब लिखा जाता है सिंबॉलिकली तो ये उल्टा वी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उल्टा वी। जैसे हम अरेबिक में 8 लिखते होते हैं ना, ये वही वाली साइन है बच्चे आपके पास यहाँ पे। अब उसके बाद आपके पास ऑपरेटर कौन सा है, आर ऑपरेटर है। तो बच्चे आर ऑपरेटर जो आपके पास होता है ये हमारे पास वी टाइप होता है, यानी कि हम वी लिखते होते हैं आर ऑपरेटर के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास बच्चे हाउ टू रीड के अंदर हमने लिखा था कि इफ देन इंप्लाइज। हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि अगर इफ और देन है तो इंप्लाइज वाली साइन जो है वो हम कैसे लगाते होते हैं, ये एरो वाली लाइन जो है हम लगाते होते हैं। अब उसके बाद बच्चे उसने कहा कि इज इक्विवेलेंट टू या फिर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो बच्चे इफ एंड ओनली इफ की जो कंडीशन की साइन होती है आपके पास, जैसे इंप्लाइज की साइन लगाते हैं ना, ऐसे ही हमने ये वाली साइन लगा ली, हम इसके इस तरफ भी ये वाले एरोज लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हाउ टू रीड के लिए सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे पी और क्यू जो दो लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेके हम चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास उसने लिखा है कि नॉट पी, निगेशन की साइन बच्चे हमने ये वाली इस्तेमाल की थी, तो हम यहाँ पे साइन निगेशन वाली यही लिखेंगे और साथ में क्या लिख दिया हमने, पी को लिख दिया। उसने कहा नॉट पी या निगेशन ऑफ पी, तो हमने नॉट पी का कहा था, तो ये वाली नॉट की साइन पी के साथ यहाँ पे हमने लगा दी, ये सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट हो गया। अब उसने कहा कि पी एंड क्यू, हमने एंड ऑपरेटर बच्चे कौन सा लगाया था, ये वाला लगाया था, उल्टा वी लगाया था। तो देखिए पी बच्चे हमने एज इट इज लिख लिया और क्यू भी यहाँ पे देखिए हमने एज इट इज लिख लिया। अब एंड की बात की है तो एंड की जगह पे बच्चे हम एंड वाली जो साइन है वो इनके दरमियान में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे उसने कहा पी आर क्यू, हमने बच्चे यहाँ पे देखें कि पी को भी राइट कर लिया और क्यू को भी राइट कर लिया। अब आर की बात की है तो आर में हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे वी को लिख देंगे, यानी कि जो आपके पास ये ऑपरेटर है ये साइन के दरमियान में यहाँ पे राइट होगी। अब उसने कहा कि इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू की बात की है तो बच्चे पी पहले आ जाएगा, फिर इंप्लाइज की साइन के बाद यहाँ पे क्यू की वैल्यूज को हमने राइट कर दिया। अब लास्ट बच्चे आपके पास यहाँ पे जो सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन है वो उसने कहा इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू,
तो बच्चे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो हमने यहाँ पे P को लिखा और यहाँ पे बच्चे हमने Q को लिखा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली साइन जो है हम यहाँ पे इनके दरमियान में अप्लाई कर देंगे जो इधर हमने लिखी थी सिंबल्स के दरमियान में। तो यूं ये आपके पास एक लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चे इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को ट्रूथ टेबल की शक्ल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम इन्हें डिटेल से अब अलग-अलग से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज ऑफ द सिंबल जो भी हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स बनाए थे, अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन सिंबल्स का इस्तेमाल एक्सप्लेनेशन करके थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चे आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर था वो क्या था, निगेशन था। निगेशन को हमने पढ़ा कि वो क्या था, नॉट था। यहाँ पे बच्चे फिर हम इसकी स्टेटमेंट में लिखते हैं कि इफ P इज एनी स्टेटमेंट, अगर P आपके पास यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी बयान हो, इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय, फिर हम उसकी निगेशन को कैसे डिनोट करते हैं, उस निगेशन की साइन के साथ निगेशन P, रीड नॉट P, फिर हम उसे कैसे पढ़ते हैं, नॉट P की शक्ल में। तो बच्चे फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की मदद से हमने यहाँ पे दो चीजें देखी कि अगर आपके पास इफ P इज ट्रू होगा तो निगेशन P में P की वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी। यानी कि इफ P, बच्चे हमने यहां पे देखा कि इफ P इज ट्रू, निगेशन P क्या हो जाएगा, इज फॉल्स। एंड आपके पास क्या है, इफ P इज फॉल्स, निगेशन P क्या होगा, वो आपके पास ट्रू होगा। तो यहां पे बच्चे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं निगेशन का। तो यहां पे देखें जो P एक ही वैल्यू है तो बच्चे हमारे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी लगेगी कि या तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, ट्रू आ सकती है, या ये आपके पास क्या आ सकती है, फॉल्स आ सकती है। बच्चे ये लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादातर कंप्यूटर की बुक में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहां पे हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ जो है वो बच्चे कंप्यूटर के साथ ही बेस करती हुई अच्छी लगती है हमें। तो हम यहां पे देखें कि अगर आपके पास P की वैल्यू ट्रू है तो हमने कहा निगेशन P में क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो बच्चे ये वाली जो ट्रू की वैल्यू है ये निगेशन P में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट उसने कहा कि इफ P अगर आपके पास क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो निगेशन P में ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो बच्चे अगर ये फॉल्स है तो निगेशन P में ये क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास निगेशन का ट्रुथ टेबल बन गया। अब आपके पास बच्चे नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को बच्चे हम यहाँ पे ना एंड ऑपरेटर पढ़ते होते हैं। कंजंक्शन का नाम क्या है, एंड है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो स्टेटमेंट्स आ जाएं, P एंड Q, सिंबॉलिकली रिटन एज, फिर हम उसे कैसे राइट कर सकते हैं, P एंड Q लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे हम इसका नाम लिखते हैं P एंड Q। अब वो कहता है कि बच्चे आपके पास जो कंजंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू ओनली, वो तब ही आपके पास ट्रू होगा इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी। तो बच्चे हम यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे P और Q दो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ चुके हैं। तो बच्चे P के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन दोनों को ट्रू लिखेंगे और सेकंड टाइम इन दोनों को हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। P के लिए आप लोगों ने ये करना है कि दोनों को पहले ट्रू लिख लेना है, फिर दोनों को फॉल्स लिख लेना है। जब Q को लिखेंगे तो फिर बच्चे हम यहाँ पे वन टाइम ट्रू लिखेंगे, वन टाइम फॉल्स लिखेंगे, वन टाइम बच्चे यहाँ पे ट्रू लिखेंगे और वन टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम फॉल्स लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास ऑपरेशन एंड का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बच्चे हमारे पास स्टेटमेंट तब ही ट्रू होगी जब दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो हमने इनको क्या बना लिया, यहाँ पे ट्रू बना लिया। इनमें से देखें एक भी फॉल्स आ गई है तो हमारे पास ये क्या हो गई, फॉल्स। इसमें भी देखें एक फॉल्स आ गई ट्रू के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये दोनों फॉल्स हैं तो बच्चे आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो इससे हमें बच्चे क्या ऑब्जर्वेशन मिली है कि दोनों अगर वैल्यूज आपके पास P और Q में ट्रू होंगी तो P एंड Q में हम उसे ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या करते जाएंगे, उन्हें फॉल्स लिखते जाएंगे। अब बच्चे आपके पास थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हमने आर ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। जो आर ऑपरेटर होता है ना बच्चे वही डिसजंक्शन होता है। कहता है द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज PRQ, यानी कि जो हमारे पास V वाली शेप थी उसे हमने क्या पढ़ा, डिसजंक्शन पढ़ा। R हम इसे क्या लिख सकते हैं, PRQ। द डिसजंक्शन PRQ इज कंसीडर्ड, वो कह रहा है कि यहाँ पे बच्चे डिसजंक्शन के अंदर हम PQ को कैसे कंसीडर करते हैं, टू बी ट्रू। ये हमारे पास ट्रू कब होगा, अगर बच्चे आपके पास इन दोनों ऑपरेटर में से कोई एक भी ट्रू आ गया वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। जब दोनों फॉल्स होंगे तब वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। उसने यही कहा व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कम से कम एक स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। कहता है कि इट इज फॉल्स, ये फॉल्स कब होगा, व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, जब दोनों ही हमारे पास फॉल्स आएंगे ये फॉल्स तब होगा। तो बच्चे हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं डिसजंक्शन का। ये वाले बच्चे जो दो कॉलम्स हैं ये एज इट इज ही आपके बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या होंगे, फर्स्ट वाले ट्रू होंगे, लास्ट वाले बच्चे दोनों हमारे पास क्या होंगे,
फॉल्स होंगे। अब जब ट्रू को बनाएंगे तो पहला ट्रू होगा, सेकंड वाला आपके पास फॉल्स होगा, ये वाला बच्चे ट्रू होगा और ये वाला आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अब बच्चे जब पी आर क्यू की बात करेंगे तो हमने कहा कि दोनों ट्रू है तो तब भी ये ट्रू है, एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो ये बच्चे फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू बन गया। यहां फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये भी हमारे पास ट्रू बन गया। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो हम यहां पे बच्चे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। यूं बच्चे हमारे पास डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल भी यहां पे राइट हो गया। बच्चों अब हमारे पास 4 है हमारे पास बच्चे लॉजिकल ऑपरेटर, उसका नाम है इंप्लीकेशन आर कंडीशनल। अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम कंडीशन के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, आपके पास बच्चे यहां पे एक मुरक्कब बयान है गिवन किस शक्ल में, इफ पी देन क्यू की शक्ल में। ठीक है, इफ पी देन क्यू, ये बच्चे आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर। फिर हम उसको राइट कैसे करते हैं, पी इंप्लाइज क्यू, आल्सो रिटन एज पी इंप्लाइज क्यू। यहां पे बच्चा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पे हमने सिंपल इंग्लिश में लिख दिया, इज कॉल्ड द कंडीशनल आर एन इंप्लीकेशन। यहां पे वो कहता है कि P इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। ये बच्चे आपके पास अब एमसीक्यूज थोड़े से शुरू हो गए, इनको थोड़ा तवज्जो से सुन लीजिएगा। कहता है कि P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट आर हाइपोथेसिस एंड Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट आर द कंक्लूजन। ठीक है, ये बच्चे आपके पास दो चीजें हैं, P को वो कहते हैं कि एंटीसीडेंट कहलाता है या फिर हाइपोथेसिस यानी कि जिसे मफरूजा कहते हैं, एंड Q इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट आर द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब यहां पे जो हम नताइज को बच्चे निकालते होते हैं। सेकंड उसने क्या बच्चे पॉइंट दिया, कहता है कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। कंडीशनल बच्चे हमारे पास कहता है कि फॉल्स है ओनली कब होगा, व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू। एंटीसीडेंट यहां पे कहता है P की वैल्यू को, कहता है कि आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब एंटीसीडेंट क्या होगा, आपके पास ट्रू होगा, एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, और कॉन्सिक्वेंट उसका नताइज क्या आ जाएगा, आपके पास फॉल्स आ जाएगा। कहते हैं इन ऑल अदर केसेस कंडीशनल इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। बाकी तमाम हालात के अंदर जो कंडीशनल है वो आपके पास क्या तस्वर की जाएगी, ट्रू तस्वर की जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे ये जो बातें थोड़ी सी लिखी है, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। असल चीज हमारा बच्चे यहाँ पे क्या है, ट्रुथ टेबल है। आप इस ट्रुथ टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए बच्चे सबसे पहले आपके पास P है, तो P में हमने कहा कि हम पहले वाले जो दो होते हैं उनको हम ट्रू लिखते होते हैं, और जो बच्चे लास्ट वाले आपके पास दो होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं। ये पहली लाइन आपके पास बच्चे जो पहला कॉलम है ये कंप्लीट हो गया। अब Q वाले को लिखे हैं तो बच्चे पहला आपके पास ट्रू होता है, सेकंड आपके पास फॉल्स होता है, फिर नेक्स्ट ट्रू होता है, और फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। अब बच्चे जो आपके पास P इंप्लाइज Q है, हमारे पास उसने कंडीशन बताई इफ P देन Q वाली। हम सबसे पहले बच्चे इफ P वाले यानी कि जो P का कॉलम है उसके अंदर जाएंगे, तो जहां पे बच्चे आपके पास वैल्यूज फॉल्स पड़ी होंगी, हम कंक्लूजन वाले टेबल के अंदर क्या करेंगे, इन दो की जगह पे यहाँ पे इनको ट्रू कर देंगे। ठीक है, आपके पास इफ P वाले के अंदर जहां पे दोनों फॉल्स होंगी वो आपके पास कंक्लूजन के टेबल में क्या आ जाएंगी, दोनों ट्रू हो जाएंगी। अब देन Q की बात बच्चे उसने की है, अब हम चले जाएंगे Q वाले कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये वाली दो वैल्यूज बच गई है ना, तो बच्चे जहां पे ये ट्रू है वो आपके पास ट्रू आ जाएगी, और जहां ये फॉल्स है वहां पे आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो इंप्लीकेशन के अंदर जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, बच्चे सिर्फ इतना याद रखेंगे आप लोग कि आपके पास फर्स्ट ट्रू दो और लास्ट वाली दोनों क्या है, फॉल्स हैं। क्यू में आपके पास फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट आपके पास नेक्स्ट ट्रू है और उससे नेक्स्ट वाली क्या है, फॉल्स है। हमने क्या करना है, इस P में देखेंगे जहां पे दोनों फॉल्स होंगी वो दोनों ट्रू बना देंगे, फिर Q वाले कॉलम में चले जाएंगे बच्चे। ठीक है, जहां पे ट्रू होगी हम कंक्लूजन में ट्रू लिख देंगे, जहां फॉल्स होगी उसे हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। अब बच्चे आपके पास लास्ट है इक्विवेलेंस आर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जो लॉजिकल ऑपरेटर की लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी। यहाँ पे बच्चे उसने लिखा था स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, which is shortly written as P if and only if Q and is called the biconditional R equivalence। अब बच्चे यहाँ पे बात उसने की कि जो हमारे पास P if and only if की कंडीशन है उसे हम इस दो तरह के मेथड से लिखते हैं कि P implies Q and Q implies P, यानी कि अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q निकाल लें और Q implies P निकाल लें और दोनों इंप्लीकेशन का एंड ले लें, तो आपके पास किसका आंसर आ जाता है, P if and only if Q वाले यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन वाले का आंसर आ जाता है। कहते हैं इट इज रीड एज P if and only if Q। अब ये जो IFF लिखा है कहता है स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। अब बच्चे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यहां पे देखें कि सबसे पहले हमने क्या लिया, P लिया, और उसके बाद क्या ले लिया हमने, Q ले लिया। P में बच्चे आपके पास फर्स्ट वाले दोनों ट्रू होते हैं और लास्ट वाले दोनों फॉल्स होते हैं। Q के अंदर बच्चे पहला ट्रू होता है, नेक्स्ट वाला फॉल्स होता है, फिर ये ट्रू होता है और ये लास्ट वाला फॉल्स होता है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तो P इंप्लाइज Q निकालेंगे और Q इंप्लाइज P निकालेंगे। तो यहां पे देखें सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा P इंप्लाइज Q और यहां पे लिखा Q इंप्लाइज P, और लास्ट पे हमने क्या लिखना है,
P इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ Q, यानी कि P इक्विवेलेंस टू Q के साथ। अब P इंप्लाइज Q के लिए बच्चे हम यहां पे वैल्यू निकाल आए हैं, सेम उसी पैटर्न पे हम यहां पे निकाल सकते हैं। देखें दोनों फॉल्स हैं, ये यहां पे कंक्लूजन के टेबल में दोनों क्या आ गए, ट्रू आ गए। अब चले जाएंगे Q में, तो Q में यहां पे बच्चे वैल्यू ट्रू है और यहां पे फॉल्स है। ये हमारे पास देखें यही वाला कॉलम बच्चे यहां पे राइट हो गया। अब Q इंप्लाइज P निकालना है बच्चे, यहां पे पहला नाम क्या है, Q है। अब हम Q के कॉलम में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज फॉल्स हैं। बच्चे यहां पे देखें ये वाली वैल्यू फॉल्स थी, हमने इसकी जगह ट्रू लिख दिया, और ये वाली वैल्यू फॉल्स थी, हमने इसकी जगह पे भी ट्रू लिख दिया। अब बच्चे चले जाएंगे हम P वाले पोर्शन के अंदर, तो P में यहां पे देखें ट्रू है तो ये वाली वैल्यू यहां पे ट्रू आ जाएगी, और यहां फॉल्स है तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अब बच्चे हमने P इफ एंड ओनली इफ कंडीशन Q के साथ निकालनी, यानी कि P इक्विवेलेंस Q निकालने के लिए हमने कहा था इन दोनों वैल्यूज का क्या ले लेंगे, एंड ले लेंगे। ये दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, इनका बच्चे एंड ले लें। एंड हम बच्चे कैसे लेते हैं कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखें यहां पे फॉल्स आ गया, हमारे पास लास्ट वाले कॉलम में फॉल्स आ गया। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो बच्चे आपके पास यहां पे भी फॉल्स आ गया। ये दोनों ट्रू है तो आपके पास यहां पे क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो ये बच्चे आपके पास जो इक्विवेलेंस यानी जैसे हमने बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहा था उसका ट्रुथ टेबल भी आपके सामने यहां पे ड्रा हो चुका है। तो बच्चों आज के हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर लॉजिक जिसे हम मंतक कहते थे उसकी डेफिनेशन को देखा, फिर हमने स्टेटमेंट को देखा कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती थी, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। उसके बाद बच्चे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहां पे देखा, वो हमारे पास 5 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। हमने बच्चे सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप यहां पे आपके सामने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।